नमस्कार दोस्तों, प्रेमदा आर्ट्स कोचिंग सेंटर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं अंकित। आज आपको इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर समष्टि अर्थशास्त्र की अवधारणाएं ये पढ़ाऊंगा, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कॉन्सेप्ट ऑफ द मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, तो आप क्या नाम है, हमारे टेलीग्राम चैनल्स और यूट्यूब चैनल्स को सब्सक्राइब करें, जहाँ पे आपको नोट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी ऑल्सो। ठीक है, तो हम सबसे पहले इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जानने की कोशिश करेंगे इकोनॉमिक्स के, और टर्म्स जानने की कोशिश करेंगे कि टर्म्स क्या होती हैं इकोनॉमिक्स में, ताकि आपको आगे जब मैं बताऊंगा तो वहाँ पे उससे संबंधित कोई प्रॉब्लम ना हो। पहला आपका जो है अर्थशास्त्र, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। अर्थव्यवस्था एक आर्थिक संगठन है जो जीविकोपार्जन यानी कि आजीविका के साधन उपलब्ध कराता है या प्रदान करता है। आपकी जो कंट्री है, ठीक है, यहाँ पे रिसोर्सेज हैं बहुत सारे, और इन रिसोर्सेज के माध्यम से आपको जॉब्स वगैरह प्रोवाइड होती हैं। इन रिसोर्सेज का यूज करके आप अपनी आजीविका को चलाते हैं, ठीक है, और अपना पेट भरते हैं। तो जब आप क्या नाम है अर्थव्यवस्था की बात करते हो, तो एक आर्थिक सीमा के अंतर्गत जो आर्थिक संगठन होता है जो हमें आजीविका के साधन उपलब्ध कराता है, उसको हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। ठीक है, अब ये आर्थिक संगठन क्या है, एक कंट्री हो सकती है, गवर्नमेंट हो सकती है, इंस्टीट्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र किसे कहते हैं। अर्थशास्त्र एक अध्ययन है यानी कि स्टडी है, ठीक है, जहाँ पर हम व्यक्तिगत का अध्ययन करते हैं और सामूहिक रूप से अध्ययन करते हैं। अब व्यक्तिगत स्तर पे हम फैमिली, परिवार, ठीक है, फर्म्स आदि का स्टडी करते हैं। ठीक है, जबकि सामूहिक रूप में एक सोसाइटी, ठीक है, एक कंट्री एंड वर्ल्ड की इकोनॉमी को स्टडी करते हैं। तो इसी को ही जब अर्थशास्त्र का अध्ययन क्या नाम है रागनर फ्रीज ने करना शुरू किया, तो उन्होंने क्या नाम है अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा। ठीक है, जिसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं और समष्टि अर्थशास्त्र बोलते हैं। ठीक है, अब हम जानते हैं कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा, और समष्टि अर्थशास्त्र आपकी 12th क्लास की बुक है। ठीक है, तो आप जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, हम व्यक्तिगत, समूह और कंपनी के स्तर पर जब अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम व्यष्टि अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र की डेफिनेशन हमने जान ली कि हम सामूहिक और व्यक्तिगत स्तर पर जब अध्ययन करते हैं, ठीक है, और उनका वितरण करते हैं या खपत के उद्देश्यों को जानने की कोशिश करते हैं कि क्या चल रहा है, कितना खर्चा हो रहा है, कितना व्यय किया जा रहा है वस्तु और सेवाओं और रिसोर्सेज पर। ठीक है, तो हम उसके अध्ययन को अर्थशास्त्र कहते हैं। अब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, जब रागनर फ्रीज ने 1933 में इसको डिवाइड किया, तो हम उसको क्या नाम दो भागों में पढ़ते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत, समूह और कंपनी यानी कि फर्म्स को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल के लिए आप जैसे कि एक परिवार जो है रोटी, मक्का आदि का उपयोग करता है। ठीक है, घी, मक्खन आदि, आटा, गेहूं का उपयोग करता है, उसका उपभोग करता है, तो उसको हम क्या करेंगे, किस कैटेगरी में शामिल करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। ठीक है, क्योंकि वो व्यक्तिगत अध्ययन है, हम उसके एक फैमिली के व्यक्तिगत खर्चे और उन सब का अध्ययन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, और जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में हम क्या है, सामूहिक रूप से एक होल लेवल पे, वो एक स्मॉल लेवल होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, और जबकि हम समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हैं तो हमारा क्या आता है, एक बहुत बड़े लेवल पे अध्ययन करते हैं जहाँ फैमिली, गवर्नमेंट, ठीक है, यानी कि अर्थव्यवस्था के 4 सेक्टर। पहला सेक्टर उत्पादन, ठीक है, दूसरा परिवार क्षेत्र, तीसरा सरकार क्षेत्र, चौथा जो है
इंटरनेशनल, जिसमें हम निर्यात और आयात को रखते हैं, इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स को रखते हैं, ठीक है। जब इनके पूरे को के खर्चे और अर्निंग का जब हम अध्ययन करते हैं तो वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करते हैं, ठीक है। यानी कि जब सामूहिक रूप पे कंट्री के इकोनॉमिक के लेखा जोखा का अध्ययन करते हैं तो उसको समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत रखा जाता है, ठीक है। आप समझते हैं कि लेखा वर्ष क्या होता है या लेखांकन वर्ष क्या होता है, ठीक है। अधिकतर किताबों में आपको लेखा वर्ष मिलेगा, तो लेखा वर्ष सेम और लेखांकन वर्ष सेम है। वो वर्ष जिसके दौरान घरेलू अर्थव्यवस्था में वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है और उन उत्पादन की कीमत क्या होगी उसका अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। उनका अनुमान लगाया जाता है कि उन पर जो उत्पादन किया गया है, जो लागत लगाई गई है, ठीक है, वो कितने में बिकेगा और कितना प्रॉफिट होगा, कितना लॉस होगा, इसके बारे में हमें यहाँ पे लेखांकन वर्ष के बारे में पता चलता है, ठीक है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं लेखा वर्ष जिसके दौरान देश की राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय उत्पाद का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। यानी कि एक लेखा वर्ष, ठीक है, जो हमारा इंडिया में हर कंट्री में 365 दिन माना जाता है, ठीक है। तो 365 दिन का एक लेखा वर्ष होता है हमारे इंडिया में, जो है 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक, ठीक है, जो होता है वो हमारा अकाउंटिंग ईयर होता है, यानी कि लेखा वर्ष होता है। जबकि अदर कंट्री में जो है 1 जनवरी वगैरह से उनके इकोनॉमी के हिसाब से रखा जाता है, जो उनका कैलेंडर वहाँ पे चलता है। वैसे ग्रेगोरियन कैलेंडर चलता है जो 1 जनवरी से माना जाता है, ठीक है। तो अब राष्ट्रीय आय क्या है? तो एक लेखांकन वर्ष में या एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान किसी देश के समान निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय का योग जो होता है वो राष्ट्रीय आय होता है। अब देश में 2 प्रकार के लोग रहते हैं, एक तो समान निवासी जो यहाँ के मूल निवासी होते हैं, और बाहर के लोग होते हैं जो 1 वर्ष से अधिक अवधि तक यहाँ हमारी कंट्री में रहते हैं। और एक होते हैं गैर निवासी होते हैं, ठीक है। गैर निवासी वो लोग होते हैं जो 1 वर्ष की अवधि से कम दिनों तक यहाँ पे रहते हैं, जैसे 4 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए टूरिस्ट जो लोग आते हैं वो गैर निवासी होते हैं। मगर वो लोग यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे वस्तुओं एवं सेवाओं का उपभोग करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम जब राष्ट्रीय आय की बात करते हैं तो इन 365 दिनों में, ठीक है, 365 दिनों में समान निवासियों द्वारा जो 1 वर्ष से अधिक वह दिनों तक यहाँ पे रह चुके हैं उनको क्या नाम है, समान निवासियों में शामिल किया जाता है। और उनकी कारक आय जो 2 तरफा भुगतान होती है, ठीक है, जो 2 तरफा भुगतान होती है, यानी कि एक तरफ आपने सर्विस दे रखी है और दूसरी तरफ आपको पेमेंट मिल रही है, ठीक है। सर्विस जैसे कि लेबर के रूप में अगर आप काम कर रहे हो तो आप क्या नाम किसी कंपनी में सर्विस दे रहे हो, ठीक है, और उस सर्विस के बदले में आपको सैलरी यानी कि पेमेंट मिल रही है। तो इसको क्या बोला जाता है, कारक आय बोला जाता है, ठीक है। जो 2 तरफा भुगतान होता है उसको कारक आय बोलते हैं। तो एक लेखा वर्ष की अवधि के दौरान समान निवासी ये दोबारा जो अर्जित कारक आय का जो टोटल जोड़ होता है, योग होता है, उसको राष्ट्रीय आय बोला जाता है, ठीक है। आमतौर पर इसको बोला जाता है, इसमें राष्ट्रीय आय में हम अंतिम वस्तु को शामिल किया जाता है। तो हमने नेक्स्ट डेफिनेशन क्या लिखा है, सभी अंतिम वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य के रूप में परिभाषित किया जाता है राष्ट्रीय आय को एक विशेष अवधि में एक देश में, ठीक है। जो एक विशेष अवधि का मतलब क्या है, लेखा वर्ष। एक लेखा वर्ष के दौरान जो अंतिम वस्तु और सेवाओं का जो मूल्य होगा उसके कुल जोड़ को हम राष्ट्रीय आय कहते हैं, ठीक है। तो राष्ट्रीय आय जो है आपका सिंपल सी बात है, समान निवासियों द्वारा अर्जित कारक आय जिसके अंतर्गत हम अंतिम वस्तु को ही शामिल करते हैं, ना कि मध्यवर्ती वस्तु को। आगे मैं समझाऊंगा कि मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तुएं क्या होती हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको, ये नोट पॉइंट है कि राष्ट्रीय आय में सिर्फ समान निवासियों की कारक आय को जोड़ा जाता है, जबकि घरेलू आय जब हम निकालते हैं उसमें हमारा समान निवासी और गैर निवासियों की आय को शामिल किया जाता है जब घरेलू आय की हम बात करते हैं,
ठीक है। तो उसमें हम क्या है, समान निवासी और गैर समान निवासियों की आय को शामिल करते हैं, ठीक है, जो कारक आय होती है। मगर राष्ट्रीय आय में से भी हम किसकी आय को शामिल करते हैं, समान निवासियों की आय को, ठीक है। अब आते हैं हम वस्तु क्या होती है, जो भी चीजें होती हैं उनको हम वस्तु सिंपल बोलते हैं। अब वो उनके प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, उनका वर्गीकरण किस रूप में किया जाता है, आइए हम समझते हैं। उनको हम चार भागों में डिवाइड करते हैं मेनली, ठीक है, जिनको अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु, भोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुओं के रूप में डिवाइड किया जाता है। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि अंतिम वस्तु किससे कहते हैं, ठीक है। वे वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी हों, हैं, और अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग के लिए तैयार हों, ठीक है, तो उनको जो है अंतिम वस्तु बोला जाता है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, जैसे कि मशीन, ट्रैक्टर, ठीक है, ये सारी जो है अंतिम वस्तुएं, जो जूते हो गया, घड़ी हो गया, ये जो हो गए उपभोग वस्तु होगी और उत्पादक वस्तु होगी, ठीक है। अब यहाँ पे अंतिम वस्तु को दो भागों में बांटा जाता है, ठीक है। एक होता है अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं और एक होता है अंतिम उत्पादक वस्तुएं। अंतिम उपभोक्ता वस्तु में हम जूते, घड़ियां, टीवी ये रखते हैं जो उपभोक्ता उपभोग करता है, जैसे कि दूध, मक्खन, घी का तो उपभोक्ता ही उपयोग करता है, ठीक है। और उत्पादक वस्तुओं में उनको शामिल किया जाता है जो प्रोडक्शन की प्रोसेस के अंदर इंक्लूड होती है, जैसे मशीन, ट्रैक्टर, औजार आदि, ठीक है, वाहन, ठीक है, इनको। अब हम क्या नाम है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या नाम है, मैंने जो है अंतिम वस्तु की 3-4 कैरेक्टरिस्टिक बता रखे हैं, जिसके अकॉर्डिंग आप किसी भी प्रोडक्ट को डिसाइड कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हो कि वो अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है। आप इसके अकॉर्डिंग चलोगे तो कहीं दिक्कत नहीं आएगी। पहला फीचर्स क्या है, वे वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा को पार कर चुकी हों। दूसरा, ठीक है, यानी कि उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी है, यानी प्रोडक्शन के प्रोसेस से निकल चुकी है, ठीक है। वे वस्तुएं जो अंतिम उपयोगकर्ता के लिए तैयार हो, ठीक है। हम जब वस्तु का उपभोग करते हैं, उपभोक्ता जब अपने वस्तु का उपभोग कर लेता है तो उसके बाद उस वस्तु का दोबारा उपयोग नहीं होता है, इसलिए ये दूसरा फीचर्स क्या है, वही वस्तुएं जो अंतिम उपयोगकर्ता के लिए तैयार हैं, ठीक है। यानी कि उन वस्तुओं को ना तो दोबारा बेचा जाएगा और ना ही दोबारा उसका दूसरी वस्तु बनाने में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। वे वस्तुएं जो मूल्य नहीं जोड़ते हैं, जिनमें मूल्य वृद्धि ना होती हो, ठीक है, सिंपल सी बात है, जिसमें मूल्य वृद्धि ना हो या जिसमें मूल्य ना इंक्रीज ना हो, ठीक है। यहाँ पे मूल्य वृद्धि लिख लेना आप, ठीक है। तो यहाँ पे मूल्य वृद्धि जब वस्तु में नहीं होने, यानी कि जब उनका पुनः उनको ना बेचा जाए मार्केट में, ठीक है, या दूसरी वस्तुओं के उत्पादन में ना लगाया जाए, तो वो वस्तुएं अंतिम वस्तुएं होती हैं। चौथा फीचर्स ये है, वस्तुएं पुनः बिक्री के लिए ना खरीदी गई हों। क्या होता है कि एक कंपनी या एक दुकानदार जो है वस्तु खरीद के लेके आता है, पुनः बिक्री के लिए लेके आता है। अगर उन वस्तुओं को पुनः बिक्री के लिए खरीदा और बेचा जा रहा है, ठीक है, तो वो अंतिम वस्तु नहीं है। मगर जब फाइनल में कंज्यूमर उस प्रोडक्ट को खरीदेगा, उस कंज्यूमर के लिए वो वस्तु अंतिम वस्तु होगी, ना कि दुकानदार के लिए वो अंतिम वस्तु होगी, दुकानदार के लिए वो मध्यवर्ती वस्तु होगी, ठीक है। अंतिम वस्तुएं और अंतिम उपयोगकर्ता के आधार पर दो भागों में विभाजित की जाती है। मैंने बताया भी आपको, अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं, जिसके अंतर्गत हम कह रहे हैं जो उपभोक्ता वस्तुओं को उपयोग करते हैं, ठीक है, या यूज करते हैं, उनको हम अंतिम उपभोक्ता वस्तुएं कहते हैं। जैसे मक्खन, दूध, घी आदि हो गया, इन सबको उपभोक्ता वस्तु कहते हैं। जैसे रोटी हो गया, ठीक है। और इस पे जो निवेश होता है उसको उपभोग व्यय या उपभोग निवेश बोला जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। जो अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर जो खर्चा होता है उसको उपभोग निवेश या उपभोग व्यय कहा जाता है। अंतिम उत्पादक वस्तुएं या अंतिम निर्मात सामान भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो वे वस्तुएं जो अंतिम उपयोगकर्ताओं द्वारा
उपयोग के लिए तैयार हैं और निर्माता उनके अंतिम उपयोगकर्ता होते हैं। ठीक है, यानी कि उत्पादक जो होता है, ठीक है, वो क्या नाम है, इसका अंतिम प्रयोगकर्ता होता है, अंतिम उत्पादक वस्तुओं का। ठीक है, जैसे ट्रैक्टर, ट्रैक्टर का एक बार उत्पादक यूज करता है तो उसके बाद उसको कोई दोबारा नहीं खरीदता है या उसको दोबारा कोई दूसरा उपयोग नहीं करता है, हार्वेस्टर। तो ये जो है उत्पादक के अंतिम वस्तु हैं। और ध्यान रखना, जो हमारी पूंजीगत वस्तुएं होती हैं, कैपिटल वस्तुएं जो होती हैं, वो जो होती हैं हमारी अंतिम उत्पादक वस्तुएं होती हैं, क्योंकि वो उत्पादन के प्रोसेस में लगी होती हैं और एक उत्पादक द्वारा मशीनों का उपयोग किया जाता है। तो इसलिए ट्रैक्टर, हार्वेस्टर जो है क्या पूंजीगत वस्तुएं, कैपिटल गुड्स हैं, बट वो उत्पादन के प्रोसेस में लगे हुए हैं, इसलिए अंतिम उत्पादक वस्तुएं भी होती हैं। ठीक है, तो इन बातों का ध्यान रखना। तो हमारा जो इन पर जो खर्च होता है, उत्पादक वस्तु पे जो पैसा खर्च किया जाता है, उसको हम निवेश कहते हैं। ठीक है, निवेश वे कहते हैं, या अंतिम उत्पादक या उत्पादक निवेश भी कह सकते हैं आप। ठीक है, तो अगर हम इस अंतिम वस्तु का टोटल व्यय निकालने के अंतिम वस्तु पर खर्चा कितना हुआ, तो उपभोग निवेश व्यय या उपभोग निवेश या निवेश व्यय, ठीक है, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा अंतिम वस्तु का कुल व्यय निकल आता है। ठीक है, ओके। आज अब हम पढ़ते हैं मध्यवर्ती वस्तु किन्हें कहते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात है, मध्यवर्ती वस्तु वे होती हैं जो सीमा रेखा के भीतर हो, यानी कि प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर अंदर हो। इन वस्तुओं के मूल्य में अभी जोड़ा जाना बाकी है, मूल्य जो है अभी जोड़ा जाना बाकी है, मतलब कि मूल्य वृद्धि अभी इसके अंदर बाकी रहती है। ठीक है, और ये अंतिम प्रयोगकर्ताओं के लिए तैयार नहीं होती है। इसी डेफिनेशन के बेसिस पे हमने क्या नाम है, इसके 4 फीचर्स लिखे हैं जो अभी आगे डिस्कस करेंगे। जैसे कि बिस्किट बनाने के लिए चीनी का और नमक का प्रयोग, वो एक मध्यवर्ती वस्तु है, क्योंकि चीनी और नमक और घी और आटा, ठीक है, इनका क्या है, बिस्कुट के प्रोडक्शन में यूज किया गया है। और जब इनका यूज किया जाता है तो ये क्या नाम है, उत्पादक दोबारा खरीदी गई। उत्पादक दोबारा किस लिए खरीदी गई, बिस्किट बनाने के लिए। और बिस्किट बनाने के लिए तो उससे क्या है, इसका जो मूल्य है, इनका मूल्य जो है बिस्किट के मूल्य में इंक्लूड हो गया। ठीक है, और अब ये जो है सारे मिलके एक अलग ही मूल्य बनाएंगे जिसमें मूल्य वृद्धि होगी वस्तुओं की। ठीक है, बिस्किट की मूल्य वृद्धि होगी और जो ज्यादा कीमत पे अब बिकेगी। ठीक है, या हम दूसरी डेफिनेशन, वे वस्तुएं जो एक फर्म द्वारा दूसरे फर्म द्वारा बिक्री के लिए, यानी कि दोबारा बेचने के लिए खरीदी जाती हैं, उनको मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जाता है। ध्यान रखना, जो वस्तुएं पुनः बिक्री के लिए खरीदी जाती हैं उनको मध्यवर्ती वस्तुओं में ही शामिल किया जाता है। जैसे कि हमारी गलियों में और या बड़े जो दुकानदार होते हैं, वो क्या नाम है, गेहूं, चावल, जो भी चिप्स वगैरह के पैकेट खरीदते हैं बड़ी दुकानदारों से या कंपनियों से, वो किस लिए खरीदते हैं, ताकि उनका पुनः उनको पुनः बेच सकें या उनकी पुनः बिक्री कर सके। जब उनको तो वो वस्तुएं जो होती हैं उन दुकानदार के लिए मध्यवर्ती वस्तु होती है। मगर जब उसको कंज्यूमर यानी कि उपभोक्ता खरीदता है, ठीक है, उपभोक्ता खरीदता है, तो वो जो होती है कंज्यूमर के लिए अंतिम वस्तु होती है, मगर दुकानदार के लिए मध्यवर्ती वस्तु होगी। ठीक है, यहाँ पे भी जैसे चावल, चीनी आदि जो है बेचकर वो लाभ कमाता है। वो क्यों बेचते हैं, ताकि उनको प्रॉफिट मिलता है। ठीक है, तो परिभाषा के अनुसार हम क्या नाम है, मध्यवर्ती वस्तुओं को की 4 फीचर से हमने डिसाइड किए हैं, और इसके बेसिस पे आप किसी भी वस्तु को डिफाइन कर सकते हैं कि वो अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है। ठीक है, पहला, वे वस्तुएं जो उत्पादन की सीमा रेखा पार नहीं कर पाई हैं, ठीक है, और उनमें मूल्य वृद्धि अभी बाकी है। ठीक है, दूसरा दूसरा आपका उसमें भी मूल्य वृद्धि, यानी कि उनकी कीमत में वृद्धि होना, यानी कि जो कॉस्ट लगाया गया है, कॉस्ट लगाने के बाद भी उसमें मूल्य वृद्धि होती रहती है। ठीक है, वे वस्तुएं जो अभी तक अपने अंतिम प्रयोगकर्ताओं के लिए तैयार नहीं हुई हैं, उनको मध्यवर्ती वस्तुएं बोला जाता है। वे वस्तुएं जो पुनः बिक्री या कच्चे माल के लिए खरीदी जाती हैं, उनको भी मध्यवर्ती वस्तुएं बोला जाता है। वे वस्तुएं जो
जिनमें अभी मूल्य वृद्धि बाकी होती है उनको भी मध्यवर्ती वस्तुएं बोला जाता है। वे वस्तुएं जो अभी उत्पादन की सीमा रेखा पार नहीं कर पाई हैं, ठीक है, उनको भी मध्यवर्ती वस्तु में रखा जाता है। तो ये ध्यान रखना, ठीक है। तो मध्यवर्ती वस्तु, अंतिम वस्तु। अब आपका एक प्रश्न आता है, क्या नाम, इस तरीके से, क्या अंतिम प्रयोगकर्ता ही महत्व रखता है कि वस्तु अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है। अंतिम प्रयोगकर्ता जो होता है उसी पे ही डिसाइड होता है कि कोई प्रोडक्ट जो है फाइनल गुड्स है या इंटरमीडिएट गुड्स है, यानी कि अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है। तो इसका आंसर हम इन्हीं 4 फीचर्स के आधार पर दे सकते हैं। जैसे कि आप इसका आंसर यूं देंगे कि अंतिम प्रयोगकर्ता ही महत्व रखता है कि कोई वस्तु जो है वो मध्यवर्ती वस्तु है या अंतिम वस्तु है, क्योंकि आप डेफिनेशन लिखोगे अंतिम वस्तु का और मध्यवर्ती वस्तु का, क्योंकि अंतिम वस्तु वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा पार कर चुकी हो, जिनमें मूल्य वृद्धि ना हो और जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार हों। जबकि मध्यवर्ती वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादन की सीमा रेखा पार नहीं कर चुकी हैं, ठीक है, जिनमें मूल्य वृद्धि अभी बाकी होती है तथा वो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के लिए तैयार नहीं होती है और उन वस्तुओं को पुनः बिक्री या दोबारा बेचने के लिए खरीदा जाता है, तो उनको हम मध्यवर्ती वस्तु बोलते हैं। हाँ, वस्तु का अंतिम प्रयोगकर्ता ही महत्व रखता है कि वो अंतिम वस्तु है। मान लीजिए उदाहरण के लिए, अगर गेहूं जो है उस गेहूं को एक उपभोक्ता खरीदता है, ठीक है, तो वो एक अंतिम वस्तु है। मगर वही गेहूं एक उत्पादक खरीदता है या एक बेकरी वाला खरीदता है फॉर मेकिंग द बिस्किट, यानी कि बिस्किट बनाने के लिए गेहूं को खरीदता है, बेकरी में यूज करने के लिए खरीदता है, तो वो क्या है, उसके लिए मध्यवर्ती वस्तु है उत्पादक के लिए, ठीक है। कोई व्यक्ति अगर गेहूं को खरीदता है बिस्किट बनाने के लिए, वो उसके लिए उत्पादक वस्तु है, क्योंकि वो गेहूं का आटा बनाकर बिस्किट बनाएगा, ठीक है। वहीं पर जो कंज्यूमर है वो गेहूं खरीदता है और क्या नाम है, उसका परिवार के लिए यूज करते हैं, यानी कि उपभोग के लिए यूज करता है, तो वो अंतिम वस्तु होगी। तो अतः फाइनली हम कह सकते हैं कि वस्तु का अंतिम प्रयोगकर्ता ही महत्व रखता है कि वो अंतिम वस्तु है या मध्यवर्ती वस्तु है, ठीक है।